पाठ 4 पहली चूक। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। ये कहावत पहले मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ ये कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। मेरे चचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चचा बोले, बेटा ये खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा ये खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कलाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही तो हो गया था। वोल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लैडस्टन लकड़ी चीरता था। अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंदमूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी और वे ज्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे, इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। मेरे चचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा खेती करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास न तो कॉफी हाउस होते हैं न क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूठियों पर घूमना फिरना होता है। यहां मैं आपको बताता हूं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है। वो इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आंख मिचौनी का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में आने लगते हैं और खेतों का चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली थी। दूसरे दिन चचा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहां पर है? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह से उत्तर की ओर एक मेड़ जाती है। मेड़ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिलकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। चुपचाप मैं अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप पूछ क्या रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा,
तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, ये बाजरा कौन है, कहां रहता है, यहां खड़ा कहां है, इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकारकर उसने कहा, ये देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूं, उसी पेड़ के पास मेरे चचा का खेत है। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेंप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहां वो था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वो शहर में ही होती है। ये सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की जरूरत जान पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाएं खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्डरॉय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए, ये खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूं, वहीं रहूंगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूंगा। चचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ, शहर में ही रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चचा, चूक आपसे नहीं हुई है। पहली चूक तो मुझसे हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैल की पूंछ उमेटते हुए खेत की ओर चले गए।